मुंबई सपनों का शहर, लेकिन इस सपनों की शहर की एक हकीकत यहाँ के चौल भी है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। इन्हीं चौल में शांता अपने पति धर्मा और अपनी 2 बेटियों रेणु और मुन्नी के साथ रहती है। धर्मा को सिर्फ एक ही काम आता है और वो है शांता की कमाई के पैसों से शराब पीना और टांगे पसार कर सो जाना। शांता बेचारी दूसरों के घरों में झाड़ू कटका करके किसी तरह घर का खर्च चलाती और दोनों बेटियों को पढ़ाती लिखाती। एक बार की बात है, मॉनसून शुरू हो गया था। मुंबई में लगातार बारिश हो रही थी। तभी शांता की दोनों बेटियां स्कूल से भीगते हुए घर आईं। अरे तुम लोग तो पूरी तरह भीग गए, थोड़ी देर कहीं रुक जाते। माँ, हमने बहुत देर इंतजार किया लेकिन बारिश रुकी ही नहीं। हमें लगा ज्यादा देर हो जाएगी तो आप परेशान हो जाएंगी। ये मुंबई की बारिश भी ना हम गरीबों के लिए मुसीबत ही लेकर आती है। माँ, तुमने पिछले साल कहा था कि हमें रेनकोट ला दोगी, अगर वो ला दो तो हम नहीं भीगेंगे। शांता ने अपनी बच्चियों को कह तो दिया था, लेकिन कर्मा की शराब और घर के खर्चों से पैसे बचते ही कहाँ थे जो वो उनके लिए रेनकोट ला देती। पिछले साल भी दोनों की तबीयत बारिश में भीगने के कारण बहुत खराब हो गई थी। वो सोच ही रही थी कि इस बार अपनी बेटियों के लिए सेकंड हैंड ही रेनकोट कहीं से भी लाकर उसे देगी। तभी कर्मा हाथ में शराब की बोतल लेकर भीगते हुए अपने घर आया। शांता, अरे ओ शांता, कहाँ मर गई तू? मर जाती तो ही सही रहता, कम से कम तुमसे पीछा तो छूटता। ये तू क्या बकवास कर रही है? तुझे अपनी बेटियों की फिक्र नहीं है? मुझे तो है लेकिन आपको नहीं है। पूरा दिन शराब शराब शराब। कर्मा के साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो अपनी बुराई तो सुन लेता, लेकिन अगर कोई शराब की बुराई कर दे तो उसका पारा चढ़ जाता। उसने गुस्से में शांता को एक थप्पड़ मार दिया। मुफ्तखोर औरत, तू क्या समझती है अपने आप को, है? मैंने कितनी बार कहा कि मेरी शराब को अगर एक शब्द भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शराब हमारा घर तोड़ रही है, आपको नहीं दिखता? चुप चुप कर, नहीं तो मार मार कर मुंह सुझा दूंगा तेरा। बात कर रही है। जब शांता की शादी हुई थी उस समय कर्मा कभी कभार पीता था, फिर पता नहीं उसे क्या हुआ, हर दिन पीने लगा। इस लत के कारण ही उसकी नौकरी भी चली गई, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसकी नौकरी गई तो शांता की कमाई शुरू हो गई थी। शांता की दोनों बेटियां भी अपने पिता के इस व्यवहार से हमेशा सहमी रहती थी। अगले दिन, सुनिए जी, मॉनसून जोर पर है, हर दिन भयंकर बारिश हो रही है। तो मैं क्या करूँ? बारिश में बारिश नहीं होगी तो क्या लू चलेगी क्या? आपसे तो कुछ कहना ही बेकार है। तो फिर कहती क्यों है? चल फुट यहाँ से। और हाँ, जाते जाते कुछ रुपए देती जाना। रुपयों की बात सुनकर शांता को गुस्सा आ गया। रुपए? रुपए क्यों चाहिए? तेरे लिए ताजमहल बनवाना है, ताजमहल। देखो जी, मेरे पास आपकी शराब के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। कुछ पैसे पड़े भी हैं तो वो राशन के लिए हैं। देख नहीं रहे सारे डिब्बे खाली पड़े हैं। बारिश की हालत आप देख ही रहे हो। अगर यूं ही होती रहेगी तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ राशन खरीद कर रख लिया जाए ताकि आगे दिक्कत न हो। शांता की बात सुनकर कर्मा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो इस समय गुस्सा दिखाएगा तो वो गुस्सा उस पर भारी पड़ जाएगा और शांता उसे पैसे नहीं देगी। इसलिए उसने उससे बहुत प्यार से बात करते हुए कहा कि शांता, मैं बहुत ही बुरा आदमी हूँ, मुझे पता है। ना तो तुम्हारी फिक्र है मुझे और न ही अपने बच्चों की, देखो ना। कर्मा के अचानक से बदले इस व्यवहार से शांता सख्ते में आ गई और वो सोचने लगी कि ये इनको अचानक क्या हो गया है। आपको पता है, रेणु मुन्नी के पास रेनकोट भी नहीं है। वो बेचारी हर दिन भीगते हुए स्कूल से घर आती। शांता, भगवान के लिए ये सब बातें मुझे बोलो। मैं जानता हूँ कि मेरी शराब की लत के कारण तुम लोगों को ये सब मुसीबतें उठानी पड़ती हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा मैं। सच में। सच? तुम्हारे सर की कसम। कर्मा ने वैसे तो ये वादा कई बार किया था लेकिन निभाया नहीं। फिर भी शांता ने सोचा, चलो एक मौका उसे और दे देती हूँ। फिर वो काम पर जाने लगी। उसे काम पर जाते देख कर्मा ने कहा कि सुनो, तुमने कहा कुछ पैसे हैं तुम्हारे पास, वो मुझे दे दो। मैं राशन का सामान और रेणु और मुन्नी के लिए रेनकोट लेता आऊंगा, ठीक है ना? उसकी बात सुनकर शांता सोच में पड़ गई। उसके मन में आया कि कहीं इन्हें पैसे दे दूं और ये उसे शराब में उड़ा दें तो फिर क्या होगा। वो ये सोच ही रही थी कि कर्मा ने कहा, क्या हुआ शांता, क्या सोचने लगी? मुझे पैसे देने में डर लग रहा है ना? यही तो दिक्कत है, तुम मुझे सुधारना भी चाहती हो लेकिन मुझ पर विश्वास नहीं करना चाहती। छोड़ो, रहने दो। शांता एक बार फिर से कर्मा की बातों में आ गई और राशन के सारे पैसे उसे दे दिए। फिर वो काम पर चली गई। बढ़िया है, घर का राशन लाने वाली। अरे भूखे पेट तो रहा जा सकता है लेकिन दारू के बिना ना, बिल्कुल नहीं। उस दिन फिर से बहुत बारिश हो रही थी। घर में जो कुछ राशन बचा था शांता ने बना दिया था। अब वो कर्मा के आने का इंतजार कर रही थी। रात के 9:30 बजे कर्मा लड़खड़ाते हुए घर पहुंचा।
उसकी हालत देखकर ही शांता समझ गई कि ये आज फिर से पीकर आया है। उसने गुस्से में उससे पूछा, राशन कहाँ है? इनके रेनकोट कहाँ है? ये चल आगे से, बढ़िया हिसाब किताब लेने वाली। एक थप्पड़ में सारा गणित बिगाड़ दूंगा तेरा, मैं बता रहा हूँ, बात मत कर मेरे से। कर्मा हर दिन की तरह चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। बाहर बारिश लगातार हो रही थी, लेकिन इस बार बारिश ने रुकने का नाम नहीं लिया। लगातार बारिश के कारण शांता के चौल की छत से पानी टपकने लगा। ये देखकर उसकी बेटी रेणु एक बर्तन ले आई और जमीन पर रख दिया, लेकिन इस बार बारिश किसी जिद्दी बच्चे की तरह हो गई थी। वो बरसती जा रही थी, बरसती जा रही थी। 2 दिन इसी तरह बीत गए। इधर घर में एक दाना भी खाने को नहीं था। दोनों बच्चियां भूख से बिलख रही थी, लेकिन वो अपनी माँ से कुछ नहीं कहती, किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी, क्योंकि पूरी बस्ती पानी पानी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो इन पर विश्वास कर लिया। एक बार फिर से इन्होंने विश्वास तोड़ दिया मेरा। मेरी दोनों बेटियां भूख से बिलख रही हैं और ये है कि शराब के नशे में जानवर की तरह पड़े हुए हैं। लगातार बारिश के कारण अब तो चौल के घरों में भी पानी घुस रहा था। सरकार ने अलर्ट जारी कर दिए थे। बारिश का ये पानी अब तो लोगों की जान का दुश्मन बन गया था। शांता के चौल में भी पानी पूरी तरह घुस गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। उसने कर्मा को जगाने की कोशिश की। वो जागता तो जरूर, लेकिन अपने पास रखी बोतल की शराब के 2 घूंट मारता और फिर लेट जाता। इस बीच पानी का स्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। रेणु और मुन्नी को अब डर लगने लगा था। पूरी बस्ती से बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। माँ, क्या हम लोग इस पानी में डूब जाएंगे? माँ, हम लोग मर जाएंगे क्या? उनकी बातों को सुनकर शांता को रोना आ रहा था, लेकिन ये वक्त रोने का नहीं था। हिम्मत से काम लेकर सबकी जान बचाने का था। कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा। बारिश कम होते ही सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बारिश कहाँ हमारी बात सुनती है। वो तो अपनी रफ्तार में हो रही थी और आज तो पानी छतों तक भर गया था। लेकिन इस बीच कर्मा का नशा टूटा। होश में आने के बाद उसे समझ में आया कि वे लोग बहुत मुसीबत में हैं। शांता, ये इतना पानी कहाँ से आ गया? 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। इस बीच पानी और भी बढ़ता जा रहा था। शांता ने अपनी दोनों बेटियों को झट से अपने कांधे पर उठा लिया और अपने पति से कहा, हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, किसी से मदद मांगनी होगी, नहीं तो हम यहीं खत्म हो जाएंगे। पहली बार मौत का खौफ कर्मा के चेहरे पर भी था और शायद पश्चाताप भी उसकी आंखों में दिख रहा था। उसने अपनी दोनों बेटियों को अपने कांधे पर उठा लिया और शांता से कहा, तू इनकी फिक्र मत कर शांता, मैं मर भी जाऊंगा लेकिन अपने बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, तू चिंता मत कर। तभी शांता की नजर एक ट्यूब पर गई जो पानी में तैर रही थी। वो उसी का सहारा लेकर पानी में उतर गई और मदद की चाह में निकल पड़ी। 2 दिन की भूखी प्यासी शांता किसी तरह तैरती रही। कुछ घंटों बाद उसे बचाव दल के लोग दिखे। उन लोगों ने भी शांता को देखा। उन्होंने अपनी नाव में उसे बिठा लिया। साहब, मेरी बच्ची, मेरे पति, मेरी चौल के कई सारे लोग डूब रहे हैं। आप जल्दी से चलिए, उन्हें बचा लीजिए। बचाव दलों का दस्ता शांता की चौल की ओर निकल पड़ा। तय समय पर बचाव दल के पहुंचने के कारण बहुत लोगों की जान बच गई। हालांकि कई लोग इसमें डूबकर अपनी जान भी गंवा बैठे। बचाव दल वाले उन्हें लेकर शरणार्थी शिविर में आ गए। वहां उन लोगों को खाना पीना दिया गया। 2 दिन की भूखी शांता और उनकी बच्चियों ने रोटी देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार कर्मा को भी भूख का एहसास हुआ था। इस बार की बारिश एक बहुत बड़ा सबक उसके लिए लेकर आई थी और शांता के परिवार के लिए दुख के बाद एक सुख का एहसास भी। इस घटना के बाद कर्मा ने शराब छोड़ दी। आज शांता और कर्मा पाव भाजी का ठेला लगाते हैं और खुशी खुशी रहते हैं। सोनपुर गांव के मुखिया राम प्रकाश अपने बेटे श्याम से बहुत परेशान रहते थे। श्याम अपने पिता के साथ किसी भी काम में हाथ नहीं बटाता था। बस सारा दिन इधर उधर दोस्तों के साथ घूमते रहना और खाली समय मिले तो सोते रहना। राम प्रकाश को इसी बात की चिंता रहती थी कि श्याम पर कभी गांव को संभालने की जिम्मेदारी आई तो वो कैसे उस जिम्मेदारी को संभाल पाएगा। इसीलिए एक दिन गुस्से में आकर राम प्रकाश श्याम से बोला, श्याम, तू कब तक इस तरह निठल्ला बनकर घूमता रहेगा? तेरी उम्र के बच्चे शहर जाकर बड़ी बड़ी नौकरियां कर रहे हैं या फिर अपने पिता के साथ गांव की पंचायत में बैठते हैं। पर तुझे मैं कह कह कर थक गया, तू भी कुछ काम कर लिया कर, पर तेरे तो कान में जूं तक नहीं रेंगती। मैंने फैसला किया है,
अब तुम गांव में तभी आओगे जब कुछ काम धंधा सीख जाओगे। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अकेला लड़का कहाँ कहाँ भटकेगा। माँ मुझे नहीं जाना कहीं भी, मैं पतंग उड़ाने बबलू के घर जा रहा हूँ। खबरदार जो पतंग उड़ाने गए, मैंने कह दिया सो कह दिया। अब तुम कल सुबह काम की तलाश में जाओगे और कोई काम सीख कर ही लौटोगे। राम प्रकाश ने जबरदस्ती श्याम को काम ढूंढने भेज दिया ताकि वो एक जिम्मेदार इंसान बनकर आ सके। श्याम काम की तलाश में निकल तो पड़ा, पर उसका मन बिल्कुल नहीं था। चलते चलते श्याम एक जंगल में पहुंचा। वहीं उसे एक पेड़ के नीचे एक साधु महाराज समाधि में बैठे दिखाई दिए। श्याम ने देखा एक काला नाग साधु बाबा को डसने वाला है। श्याम ने कुछ भी देरी न करते हुए झट से नाग को उठाया और एक ओर फेंक दिया। शोर से साधु बाबा की समाधि टूट गई। उन्होंने नाग को झाड़ियों में भागते देखा। धन्यवाद बेटा, तुमने आज मेरी जान बचा ली। आओ मेरी कुटिया में चलो, वहां चलकर बात करते हैं। बाबा आपकी कुटिया तो बहुत सुंदर है, ये तो बांस से बनी हुई है। बेटा ये बांस की कुटिया मैंने स्वयं बनाई है। बांस को जोड़ जोड़ कर बहुत मेहनत से मैंने इसे तैयार किया है। बाबा क्या मैं कुछ दिन यहाँ आपके पास रह सकता हूँ? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल रह सकते हो। श्याम उन साधु बाबा के साथ ही रहने लगा। वो साधु बाबा की बहुत सेवा करता था। वहाँ पर श्याम ने बांस से घर बनाना सीखा। एक दिन साधु बाबा श्याम से बोले, श्याम बेटा अब मुझे यहाँ से दूसरे स्थान पर जाना है। अब तुम्हारा भी अपने गांव लौटने का निश्चित समय आ गया है। पर बाबा मुझे तो मेरे पिताजी ने कहा था जब तक मैं कोई काम धंधा नहीं ढूंढ लेता तब तक मैं गांव वापस नहीं जा सकता। काम तो तुमने सीख लिया बेटा, तुमने बांस के घर बनाने सीखे हैं, वो भी बहुत मेहनत का काम है। अब तुम अपने गांव जाना और वहां पर तुम जल्दी ही बांस के घर बनाना शुरू कर देना। बस यही तुम्हारा काम है। एक दिन ये बांस के घर तुम्हारे बहुत काम आएंगे। श्याम साधु बाबा से विदा लेकर वापस गांव पहुंच जाता है और अगले दिन बांस मंगवाकर पूरे गांव में बांस के घर बनाने शुरू कर देता है। पता नहीं इस लड़के को मैंने काम धंधा ढूंढने भेजा था, पर ये तो बांस के घर बनाने में लग गया है। देखने में घर कितने सुंदर और मजबूत हैं। पर ये घर किस काम के? यहाँ कौन रहेगा? गांव में सबके अपने अपने घर, अपनी जमीन जायदाद है और ये फिजूल की मेहनत कर रहा है। श्याम कुछ ही दिनों में पूरे गांव में जगह जगह बांस के घर बना लेता है। मॉनसून आ चुका था और सोनपुर गांव में कई दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही थी। एक शाम पानी का बहाव तेज हो गया, जिससे सोनपुर गांव के पास वाली नदी में पानी का स्तर ऊपर तक आ गया, जिस कारण सोनपुर गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। सोनपुर के साथ साथ आसपास के बहुत से गाँव बाढ़ में डूब रहे थे। सोनपुर गाँव के लोग हाहाकार मचाने लगे। तभी उन्हें गाँव में बने बांस के घर दिखाई दिए, जो काफी ऊंचे बने हुए थे और उन बांस के घरों की छत तक बाढ़ का पानी नहीं पहुंच रहा था। पूरे गांव ने बाढ़ से बचने के लिए श्याम के द्वारा बनाए गए बांस के घरों में शरण ली। राम प्रकाश भी अपने बेटे श्याम और अपनी पत्नी के साथ उसी बांस के घर में शरण लेता है। बाबू मुझे साधु बाबा ने बोला था कि वक्त आने पर ये बांस के घर बहुत काम आएंगे, और आज हमारा पूरा गाँव बाढ़ की चपेट में आ गया है। गाँव में एक एक घर बाढ़ में डूब गया है, पर ये बांस के बने घर नहीं डूबे। हमारा पूरा गांव सुरक्षित है। हाँ श्याम बेटा, तूने तो सचमुच अपने गांव के लिए जो किया है वो मैं भी नहीं कर सकता। मुझे तुझ पर गर्व है मेरे बच्चे। कई दिनों तक गांव के लोग आराम से बांस के बने घर में रहते रहे। फिर सब कुछ ठीक हो गया। गांव वालों ने श्याम की बहुत तारीफ की। आसपास के गांव वालों ने जब इस बात को सुना तो वो भी बांस के बने घर देखने के लिए आने लगे। राम प्रकाश जी, आपका बेटा तो बहुत होनहार है। ये बांस के घर बनाकर उसने सचमुच आपके गांव को सुरक्षित कर दिया। हम चाहते हैं श्याम हमारे गांव में भी ऐसे ही बांस के घर बना दे, ताकि बाढ़ आने पर हमारे गांव वाले भी सुरक्षित रहें। जितनी भी लागत लगेगी वो तुम ले लेना श्याम बेटा, पर हम सबके गांव में तुम ऐसे ही बांस के घर बनाने का काम शुरू करवा दो। ठीक है, मैं कल से ही और लोग अपने साथ मदद के लिए ले लेता हूँ, और आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं सभी गांव में बांस के घर बनवा दूंगा। भला हो उन साधु बाबा का जिन्होंने मेरे बच्चे को इतना मेहनती बनाने में मदद की। आप सही कह रहे हो। हमारे श्याम ने सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। श्याम के द्वारा बनाए बांस के घर दूर दूर तक मशहूर हो गए। बहुत से गांव के मुखिया अपने गांव में बांस के घर बनवाने लगे। धीरे धीरे श्याम का बांस के घर बनाने का काम एक व्यापार में बदल गया और उसने इस काम में बहुत तरक्की की।
श्याम ने मन ही मन उन साधु बाबा को धन्यवाद दिया जिनके कारण उसे ये सफलता मिली थी। कि गोपालगंज में रामदीन नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। परिवार में उसकी पत्नी मंगला और बेटी निशा थी। मंगला, कुछ खाने को दे दे, फिर मैं जाकर देखूं, शायद कोई मजदूरी का काम मिल जाए। तेरा यूं भूखा रहना भी होने वाले बच्चे के लिए गलत है, इसलिए अब मुझे रोजाना कड़ी मेहनत मजदूरी करनी ही होगी। अरे तुम मेरी चिंता मत किया करो, तुम दोनों के साथ थोड़ा बहुत खा तो लेती हूँ। ये देखो, आधी चाय तुम्हारी आधी चाय मेरी। ये थोड़ी सी भुजिया रखी है, चाय के साथ खा लो। माँ भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। रुक, मैं तेरे लिए रोटी बनाती हूँ, फिर तू खा लेना। मंगला, आटा कहाँ है जो तू रोटी बनाएगी? एक रोटी का रखा हुआ है जी, वही खिला दूंगी। आप चिंता मत करो, आप काम ढूंढने जाओ। क्या करूँ, क्या खिलाऊंगा मंगला और निशा को? मंगला का भी पूरा टाइम है, वो बेचारी कुछ नहीं कहती। रामदीन बाजार में मजदूरी का काम ढूंढने निकलता है। वो एक दो दुकानों पर काम मांगता है। एक गोदाम में उसे बोरियां ढोने का काम मिल जाता है, पर गोदाम दुकान से कुछ दूरी पर था। देखो, ये दुकान का लड़का तुम्हें गोदाम पर ले जाएगा। हाँ, तुम्हें गोदाम की बोरियां यहाँ दुकान पर लाकर लगानी है, ठीक है? ठीक है सेठ जी, मैं ले आऊंगा। रामदीन पूरा दिन गोदाम की बोरियां पीठ पर लाद कर सेठ की दुकान में उतारता रहा। अरे कितनी बोरियां रह गई हैं भाई, दुकान बंद करने का समय हो रहा है। सेठ जी, बस 4 बोरी और बाकी हैं। रामदीन सारी बोरियां दुकान पर रख देता है। सेठ रामदीन को बदले में 300 रुपए देता है। उन रुपयों से रामदीन कुछ खाने का खरीदता है और घर जाता है। मंगला, ये थोड़ा राशन ले आया हूँ, कुछ दिन तो निकल ही जाएंगे। मंगला उस दिन फिर दाल चावल बनाती है, जिसे देखकर निशा बहुत खुश होती है। माँ, आज आपने खाने में दाल चावल बनाए हैं, मुझे ये वाली दाल बहुत अच्छी लगती है। ये ले, फिर थोड़ी और दाल ले ले बिटिया। मंगला, ये आज तो काम मिल गया, पर आगे कैसे गुजारा होगा? मानसून भी अपने उफान पर है और गोपालगंज का तो तुम्हें पता ही है, कब बाढ़ का कहर हम गरीबों पर टूट जाए कौन जाने। मुझे तो तुम्हारी चिंता हो रही है, तुम्हारी डिलीवरी का वक्त निकट आ रहा है, बस गोपालगंज में सब कुछ ठीक रहे। रामदीन इसी चिंता में था कि मॉनसून आ गया है, कोई काम नहीं मिला तो घर कैसे चलेगा। अगले दिन मंगला, मैं देखता हूँ पड़ोस के विजेंद्र भैया बता रहे थे कि एक इमारत की मरम्मत के लिए किसी को मजदूर चाहिए। पता करके आता हूँ, शायद मिल जाए। बाहर तो बारिश हो रही है, कैसे जाओगे? अरे ज्यादा दूर नहीं जा रहा, पास ही में जा रहा हूँ। रामदीन एक पन्नी ओढ़कर बारिश में काम ढूंढने निकलता है। अचानक बारिश बहुत तेज होने लगती है। वो एक चाय की छोटी दुकान के नीचे खड़ा होकर बारिश रुकने का इंतजार करने लगता है। चाय की दुकान पर कुछ ग्राहक भी बारिश रुकने का इंतजार कर रहे थे। चाय वाले की दुकान पर एक रेडियो चल रहा था, जिस पर गोपालगंज की खबरें आ रही थी। बता दें कि गोपालगंज जिले में लगातार हो रही बारिश और नेपाल से पानी डिस्चार्ज किए जाने से गंडक नदी का पानी तेजी से गांव में प्रवेश कर रहा है। मांझावा सदर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोग बाढ़ के पानी से त्राहिमाम कर रहे हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? बाढ़ का पानी तेजी से गांव में आ रहा है, मुझे घर जाना होगा। अरे ये पानी का बहाव तो बढ़ता ही जा रहा है। रामदीन खबर को सुनकर घबरा जाता है और तेजी से घर की ओर भागता है। रामदीन के घर में पानी भर चुका होता है। आसपास के लोग जल्दी जल्दी घरों को खाली करके भाग रहे होते हैं। आप आ गए, ये देखो पूरे घर में पानी भरता ही जा रहा है। बापू, मुझे डर लग रहा है। अरे घबराओ मत, कुछ नहीं होगा मंगला। निशा को मैं कंधे पर बैठा लेता हूँ, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। सुनो जी, लगता है मेरा बच्चा होने का वक्त आ रहा है। मुझे दर्द महसूस हो रहा है जी, घबराहट से लगता है बच्चा नीचे आ रहा है। प्रभु, क्या करूँ? विजेंद्र भैया को बुला कर लाता हूँ। अब विजेंद्र भैया। रामदीन, जल्दी से जरूरी सामान बांध ले, निकलना है वरना कोई नहीं बचेगा, सब बाढ़ में बह जाएंगे। विजेंद्र भैया, मंगला को बच्चे का दर्द शुरू हो गया है, वो चल भी नहीं पा रही है। अरे बेचारी को इस मुसीबत में ये बड़ी परेशानी होनी थी। जल्दी चलो जी। एक काम कर, ये खाट पर भाभी को लेटा, फिर इसी पर ले जाना पड़ेगा, कोई और रास्ता नहीं है अब। रामदीन निशा को अपने कंधे पर बिठा लेता है। विजेंद्र और उसकी पत्नी भी बहुत नेक दिल थे। विजेंद्र की पत्नी अपने बेटे को गोद में उठा लेती है। विजेंद्र रामदीन के साथ मंगला को खटिया पर लिटाकर उठाने में मदद करता है। सुनो जी, निशा के बापू,
मेरा दर्द बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, कुछ करो जी। बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है विजेंद्र भैया। अरे हिम्मत मत हार रामदीन, भगवान सब ठीक करेंगे। लोग पानी के बहाव से बचने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। आज पता नहीं एक गरीब पर बाढ़ का कहर आया हुआ था, मानो सब कुछ ले डूबेगा। मंगला की हिम्मत जवाब दे रही थी। अब एक ही उपाय है रामदीन, भाभी को किसी नाव में सहारा दिलवाना होगा। कोई नाव में लिटाने की मदद कर दे बस। अरे भैया भैया भैया, मेरी बीवी का बच्चा होने वाला है, अपनी नाव में जगह दे दो भैया। भाई हम खुद 5 लोग हैं, हमारी नाव इतना वजन नहीं संभाल पाएगी भाई। रामदीन बहुत लोगों के आगे गिड़गिड़ाता है। मंगला की तबीयत बिगड़ने लगती है। मंगला हिम्मत रख विजेंद्र भैया, मेरी मंगला को कुछ हो गया तो मैं। हिम्मत मत हारो भैया, वो सामने शायद बचाव कर्मी नाव लेकर खड़े हैं। जल्दी से उन लोगों को मदद दो, शायद वो लेडी प्रेग्नेंट है, जल्दी। रेस्क्यू टीम जल्दी से रामदीन के पास पहुंचती है और नाव में मंगला को लिटाया जाता है। मुश्किल के वक्त मजबूरी में मंगला नाव में ही एक बेटे को जन्म देती है। सब लोगों की मदद से मंगला की जान बच जाती है। कुछ देर बाद सुरक्षा कर्मी मंगला और उसके बच्चे के साथ सभी को एक सुरक्षित जगह पर पहुंचा देते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, आज आपने हमारी मदद की। ये हमारा फर्ज था जो हमने निभाया, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं। रामदीन विजेंद्र और उसकी पत्नी को भी धन्यवाद करता है। विजेंद्र भैया, भाभी जी, आज आप दोनों ने भी हमारी बहुत सहायता की है। अरे भाई कहता है, फिर ये धन्यवाद किस लिए? आजा भाई के गले लग जा, आज एक बेटे का भी बाप बन गया है तू। मेरा छोटा भैया आया है बापू। हाँ बिटिया, ये देख तेरा छोटा भाई आया। मंगला, अब तुम ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ, पर अब हम कहाँ रहेंगे? सब कुछ इस बाढ़ में तबाह हो गया। ये बाढ़ की परेशानी मंगला गोपालगंज के साथ साथ हर आसपास के गांव में हर मानसून में होती है, पर हिम्मत रख, सब कुछ ठीक हो जाएगा। गरीब पर बाढ़ का कहर जब आता है अपने साथ बहुत कुछ ले जाता है, पर कहते हैं ना, जब कभी कोई संकट आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में अवश्य आ जाते हैं, जैसे ये बचाव कर्मी आए। इस बुरे समय में सबने एक दूसरे की सहायता की और कुछ समय बाद फिर से जिंदगी ने अपनी नई सुबह देख ली। ये कहानी बुधिया की है, जो बहुत गरीब था। गांव के सेठ किशोरी लाल के यहाँ मजदूरी करके जो थोड़े बहुत पैसे उसे मिलते थे, उनसे घर का खर्च चला पाना उसके लिए बहुत मुश्किल था। बुधिया के परिवार में उसकी पत्नी काशी और 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन जब बुधिया काम से थका हारा घर लौटा तो काशी ने उससे कहा, आ गया, बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। काशी बुधिया को पानी लाकर देती है। बुधिया पानी पीकर कुछ सोचने लगता है। वो बहुत उदास दिख रहा था। ये देखकर काशी ने उससे कहा, क्या हुआ जी, मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया क्या? काशी, तुम तो सब जानती ही हो, मालिक के पास पैसा तो बहुत है लेकिन दिल में दया नहीं है। मैंने कहा उनसे कि मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे बीवी बच्चे भूखे हैं, लेकिन पता है मालिक ने क्या जवाब दिया? क्या कहा उन्होंने? बोले, तेरे बीवी बच्चों का मैंने ठेका नहीं ले रखा, भूखे मरते हैं तो मर जाएं, पैसे तो तभी मिलेंगे जब महीना पूरा हो जाएगा। एक तो वैसे ही इतने कम पैसे मिलते हैं, पूरा दिन मेहनत करने के बावजूद ऊपर से मालिक का ये बर्ताव अब झेला नहीं जाता। काशी, वो चौराहे पर जो मंदिर है ना, वहाँ आज भंडारा करवाया था किसी ने, तो मैं बच्चों को लेकर वहाँ चली गई थी। बच्चों ने अच्छे से खा लिया है। मैं आपके लिए भी खाना लेकर आई हूँ। नहीं काशी, मुझे पता है घर में राशन का एक दाना भी नहीं है, ये खाना बच्चों के लिए रख दो तुम। आपने कल से कुछ नहीं खाया है, इतनी मेहनत करते हो, कुछ खाओगे नहीं तो कैसे संभालोगे सब कुछ? ये कहकर काशी रोने लगती है। बुधिया उसे संभालता है और फिर दोनों मिलकर खाना खाते हैं। बुधिया बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी मेहनत के बदले उसका सेठ किशोरी लाल ना तो उसे वाजिब तनख्वाह देता था और ना ही बुधिया की गरीबी पर उसे तरस आता था। बुधिया कई दिनों तक भूखा रहकर काम करता था। इसी वजह से एक दिन वो काम करते हुए बेहोश हो गया। ये देखकर किशोरी लाल भड़क गया और बोला,
अरे देखो तो जरा, हैं? क्या हो गया इस कामचोर को? अरे बिरजू, जरा नबज तो देख इस मनहूस की। मेरे आंगन में मर गया तो आफत हो जाएगी। बिरजू बुधिया की नब्ज देखता है और फिर किशोरीलाल से कहता है, मालिक नबज तो चल रही है इसकी, लगता है बेहोश हो गया है। अच्छा, कहीं नाटक तो नहीं कर रहा? जरा पानी उड़ेलो इसके मुंह पे। बिरजू बुधिया के चेहरे पर पानी के छींटे मारता है। बुधिया को होश आ जाता है, लेकिन उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। बड़ी मुश्किल से वो उठा और किशोरीलाल से बोला, मालिक माफ कर दीजिए मालिक, पता ही नहीं चला कब आंखों के सामने अंधेरा छा गया। हाँ हाँ, काम के समय तेरी आंखें क्यों खुली रहेंगी? सुन ध्यान से, आज कई खेतों का अनाज घर पहुंच रहा है, उसे गोदाम में रख दे और रात में उसकी रखवाली भी करनी है तुझे, समझा? लेकिन मालिक, मेरे बच्चे, मेरी बीबी। हाँ तो एक दिन घर नहीं जाएगा तो क्या सांसें रुक जाएंगी उनकी? साफ साफ सुन ले, एक दाना भी कम हुआ ना मेरे अनाज से तो तेरी खैर नहीं। ये कहकर किशोरीलाल वहाँ से चला जाता है। बुधिया ने किसी तरह धीरे धीरे अनाज की सारी बोरियां गोदाम में उठाकर रख दी। तभी अचानक तेज बारिश होने लगी। बारिश को बढ़ता देख बुधिया को अनाज के गीला होने की चिंता हुई। उसने मन में सोचा, भगवान, ये बारिश भी आज ही होनी थी। अगर गोदाम में पानी चला गया तो क्या होगा? मुझे कुछ सोचना होगा। बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। धीरे धीरे गोदाम के आसपास बारिश का पानी जमा होने लगा। जब बुधिया को कुछ नहीं सूझा तो उसने कई खाली बोरियां उठाई और उन्हें गोदाम के गेट पर लगा दिया और उन बोरियों को रोके रखने के लिए खुद उनके आगे लेट गया। वो रात भर पानी में पड़ा रहा, लेकिन फिर भी गोदाम में थोड़ा बहुत पानी चला ही गया। अगले दिन किशोरीलाल ने जब गोदाम खोला तो अनाज की 1-2 बोरियां पानी से गीली थी। ये देखकर किशोरीलाल गुस्से से लाल हो गया। उसने बुधिया से कहा, अरे मुझे तुझ पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। एक नंबर का आलसी है तू। क्या कर रहा था रात भर? मेरा अनाज गीला कैसे हो गया? मालिक, वो मैंने बहुत कोशिश की पर बारिश बहुत तेज थी मालिक। मुझे सब पता है कितनी तेज बारिश थी। इससे तेज तो तेरा दिमाग चलता है, लेकिन हाथ पैर नहीं चलते तेरे। मेरे सामने से चला जा, वरना तेरा वो हाल करूंगा कि। बुधिया उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसी दिन शाम को तेज बारिश फिर से शुरू हो गई। इस बार बारिश कई दिनों तक होती रही। तेज बारिश की वजह से पूरे गांव में बाढ़ आ गई। किशोरीलाल खड़ूस होने के साथ साथ एक नंबर का लालची भी था। लगातार हो रही बारिश को देखकर उसे गोदाम में रखे अपने अनाज की चिंता होने लगी। उसके सारे नौकर बारिश की वजह से काम पर नहीं आ रहे थे, इसलिए वो खुद ही गोदाम पर पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उसने किशोरीलाल के होश उड़ा दिए। बारिश का पानी गोदाम के अंदर भर चुका था। ये देखकर किशोरीलाल रोते हुए बोला, अरे मेरे भगवान, ये क्या हो गया रे? अरे कोई तो मदद करो। अरे मैं लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा मैं। किशोरीलाल अब कुछ नहीं कर सकता था। उल्टा वो खुद भी बाढ़ के पानी में फंस गया था। उधर बुधिया की झोपड़ी भी पानी में बह चुकी थी। वो अपनी बीवी बच्चों के साथ पानी में तैरता हुआ कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रहा था कि तभी अचानक उसे रेस्क्यू टीम की एक नाव दिखाई दी। अरे मालिक, बचा लो, हम यहाँ हैं, बचा लो मालिक। रेस्क्यू टीम बुधिया के परिवार को बचा लेती है और सुरक्षा कैंप की तरफ ले जाने लगती है। तभी बुधिया को दूर से किशोरीलाल का गोदाम नजर आता है। उसे किशोरीलाल की हल्की सी झलक भी दिखाई देती है। वो रेस्क्यू टीम के जवानों से कहता है, मालिक, मुझे और मेरे परिवार को बचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक विनती और है आपसे। वो दूर जो गोदाम दिख रहा है ना, मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने मालिक को वहाँ देखा। उन्हें बचा लीजिए मालिक। रेस्क्यू टीम बुधिया की बात मानकर नाव को गोदाम के पास ले जाती है। किशोरीलाल पानी में डूबने ही वाला था कि तभी उसे बुधिया की आवाज सुनाई देती है, मालिक, मालिक, कहाँ हो आप मालिक? बुधिया, बुधिया। बुधिया किशोरीलाल को देख लेता है और फिर रेस्क्यू टीम की मदद से उसे बचा लेता है। फिर सभी लोग सुरक्षा कैंप पहुंचते हैं। सभी लोग सही सलामत थे। किशोरीलाल बहुत ही शर्मिंदा था। उसने हाथ जोड़कर बुधिया से कहा, मुझे माफ कर दे बुधिया, मैंने तुझे क्या कुछ नहीं सुनाया। तेरे साथ बहुत गलत किया मैंने रे, लेकिन फिर भी तूने मेरी जान बचाई। किशोरीलाल रोने लगता है।
नहीं मालिक, ऐसा मत बोलिए, सब कुछ करने वाला भगवान ही है। सच तो ये है कि अगर आप काम न देते तो मैं और मेरा परिवार बहुत पहले ही भूख से मर जाता। बुधिया की बात सुनकर किशोरीलाल और शर्मिंदा हो जाता है। उसके बाद जब हालात सुधरे तो किशोरीलाल ने बुधिया की बड़ी मदद की, उसे रहने के लिए कमरा दिया और काम के बदले अच्छे पैसे भी देने लगा। किशोरीलाल अब बदल गया था। उस बारिश ने भले ही बहुत कुछ तबाह किया था, लेकिन साथ ही किशोरीलाल को एक अच्छा इंसान भी बना दिया था। जी बीबी जी, अभी बहुत तेज बारिश हो रही है, सड़कों पर पानी भरा हुआ है। जैसे ही बारिश रुकेगी मैं आ जाऊंगी। 2 बूंद बारिश आती नहीं, तुम लोग बहाने ढूंढने लगते हो। अगर आधे घंटे में तुम काम पर नहीं आई तो कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मालकिन सुनिए तो। मालकिन, हेलो। अब क्या करूं? पिंकी के पापा भी घर पर नहीं है, मुझे इसे साथ ही काम पर ले जाना पड़ेगा। माँ, सड़क पर तो बहुत बारिश है, हम भीग जाएंगे। पिंकी बेटा, मैं तुझे घर पर अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। एक काम कर, तू ये पन्नी ओढ़ ले, इससे तू गीली नहीं होगी। माँ, मेरी चप्पल पैर से उतर गई, पानी में बह गई। पिंकी की चप्पल सड़क में भरे पानी में बह जाती है। जैसे तैसे पार्वती अपनी बेटी पिंकी को लेकर मालकिन के घर पहुंचती है। उनके कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और पिंकी भी ठंड से कांप रही थी। मालकिन पार्वती पर चिल्लाने लगती है, आधा घंटा बोला था और तूने आने में 1.5 घंटा लगा दिया। कहाँ रह गई थी? अब तक सारा काम पड़ा हुआ है। घर की हालत देख। पता नहीं, तनख्वाह लेने के टाइम पर तो तुम लोग ठीक हो जाती हो और आगे पीछे जरा सा मौसम खराब हो जाए तो तुम्हारे बहाने बनने लगते हैं। और ये क्या, सारे घर को अपने मैले कुचैले कपड़ों से और गंदा कर दोगी? और इसको क्यों ले आई? मालकिन, इसके पापा काम पर गए हुए थे, इसको अकेला छोड़कर नहीं आ सकती थी, इसी वजह से साथ में लाना पड़ा। ये एक तरफ होकर बैठ जाएगी, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगी। पिंकी बेटा, तुम वहाँ सामने फर्श पर बैठ जाओ। पिंकी गीले कपड़ों में फर्श पर बैठ जाती है। उसे ठंड लग रही थी। इतनी देर में मालकिन का बेटा बंटी हॉल का एसी खोल देता है और टीवी चलाकर बैठ जाता है। मम्मी, गरम गरम पनीर और आलू के पकौड़े खाने हैं, इस बारिश के मौसम में बहुत टेस्टी लगते हैं। बंटी बेटा, एसी बंद कर दो, देखो उस बच्ची को ठंड लग रही है। पापा, बहुत गर्मी है और मैं पकौड़े खा रहा हूँ तो मुझे और गर्मी लग रही है। कोई बात नहीं साहब। पिंकी बेटा, जाकर वहाँ गैलरी में बैठ जा। सुमन, आज इतनी तेज बारिश थी फिर भी तुमने पार्वती को जबरदस्ती काम से निकालने की धमकी देकर बुला लिया। ये गलत है सुमन, किसी के गरीब होने का इतना फायदा नहीं उठाना चाहिए। बंटी के पापा अपने कमरे में चले जाते हैं। पार्वती काम में लग जाती है। अरे मैं तो भूल ही गया, मम्मी मुझे ड्राइंग शीट का काम पूरा करना था और ड्राइंग शीट खत्म हो गई। पापा तो अंदर रूम में अपना काम कर रहे हैं, अब इतनी बारिश में मैं शीट्स कैसे लेने जाऊँ? रुक, मैं पिंकी को भेजकर मंगवाती हूँ। पिंकी सुन, ये ले पैसे और पड़ोस की दुकान से ये वाली ड्राइंग शीट खरीद कर ले आ। पर आंटी, बाहर सड़क पर बहुत तेज बारिश हो रही है और पानी भी भरा हुआ है। मेरी चप्पल सुबह आते हुए पानी में बह गई, मैं नंगे पैर कैसे जाऊंगी? मालकिन पिंकी को जबरदस्ती नंगे पैर बिना चप्पल के बारिश में ड्राइंग शीट लेने भेज देती है। बेचारी डरते डरते बारिश में जाती है। इतनी देर में बंटी का दोस्त निखिल, जो पड़ोस में ही रहता था, वो छत से बंटी को आवाज लगाता है, बंटी जल्दी से छत पर आजा, बारिश में खूब मजे करेंगे। ठीक है, आता हूँ। मम्मी, मैं छत पर निखिल के साथ बारिश में खेलने जा रहा हूँ। उधर पिंकी बेचारी नंगे पैर बारिश में भीगती हुई ड्राइंग शीट खरीद कर ला रही थी। अचानक पिंकी के पैर में चोट लग जाती है और खून बहने लगता है। बड़ी मुश्किल से वो घर पहुंचती है। इतनी देर में बंटी के पापा भी कमरे से बाहर आ जाते हैं। पिंकी, ये तेरे पैर में चोट कैसे लगी मेरी बच्ची? आंटी, बंटी भैया की ड्राइंग शीट, मैंने इसे बिल्कुल भी गीला नहीं होने दिया, इसे बहुत संभाल कर रखा। बंटी भैया को स्कूल का काम करना है ना। बंटी भी बारिश में खेलकर छत से नीचे आ जाता है। पिंकी की भोली बातों को सुनकर सुमन बहुत शर्मिंदा होती है और सचमुच पिंकी ने अपनी चोट की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसे तो बस ये चिंता थी कि बेटी की ड्राइंग शीट खराब ना हो। पार्वती, तुम रुको, मैं अभी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। सुमन पिंकी की चोट पर दवाई लगाकर पट्टी बांध देती है। पार्वती, रसोई में जाकर पिंकी के लिए 1 गिलास हल्दी वाला दूध गर्म करके ले आओ। ये ठंड से कांप रही है और इसे चोट में भी आराम मिलेगा। सुमन, पार्वती और पिंकी गरीब जरूर हैं, पर मन से कितनी ईमानदार है, आज तुमने देखा। मालकिन, सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। घर जाकर पिंकी थोड़ी देर आराम कर लेगी। पार्वती रुको, सुनो, आप पार्वती को और पिंकी को अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ दो। पिंकी, तुम ये मेरी चप्पल पहन लो।
सचमुच एक गरीब के लिए बारिश एक कहर बनकर आती है, ये सही है। इसलिए हर अमीर को गरीब की परेशानी जरूर समझनी चाहिए। बारिश का मौसम तो आगे भी रहने वाला था। इसके लिए सुमन पार्वती के लिए एक नया छाता और साथ ही साथ पिंकी के लिए नई चप्पल और कुछ कपड़े भी खरीद कर लाती है, जिसे देखकर पिंकी बहुत खुश होती है। सुमन ने भी अब पार्वती को बारिश के दिनों में देर से आने के लिए गुस्सा करना छोड़ दिया था। अब वो गरीब की परेशानी को समझने लगी थी। Thanks for watching.